हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं केवीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पीआरटी का। टीजीटी और पीजीटी का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी का फॉर्म 5 तारीख से फिल किए जाएंगे और 26 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, आज 2 तारीख है, आपके पास 3 दिन का समय है। आप सिलेबस जो आया है उसको अच्छे से देख लीजिए। सिलेबस में जो भी बदलाव हुए हैं वो मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो पड़ा है मेरे चैनल पे, वो मैंने उस पर बता दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बहुत सारे थोड़ा सा जो चेंजेस हुए हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप थंबनेल पे ही देख रहे होंगे कि सर एज रिलैक्सेशन क्या है, और आपका जो है क्या नाम सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा, फ़ीस कितनी रहेगी, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर का रहेगा स्टेट का। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि आगे चेंजेस कुछ इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा इशू ये है कि 2022 के जो बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी सीटेट का फॉर्म फिल किया है, वो लोग काफ़ी परेशान है कि सर मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ को इसमें हम विशेष तौर से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे केवीएस का जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये ऑनलाइन प्रोसेस होगा इस बार। ठीक है, लास्ट टाइम शायद ऑफलाइन हुआ था, और इस बार जो है ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। मुझे लास्ट टाइम का पता नहीं, अगर सच में पूछो तो। ठीक है, तो इस बार का जो हो रहा है फिलहाल के लिए वो ऑनलाइन बेस्ड हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट है। तो इस बार ये ऑनलाइन होगा, और इसकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपने देख भी ली हैं पहले, और दोबारा आप वैकेंसीज देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी फ़ीस है, ठीक है, फ़ीस आपको आपने देख ही ली होगी कि जनरल की जो फ़ीस है वो 1500 है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप, इनकी जो फ़ीस है वो 0 है। ठीक है, डिसाइड कैसे होगा वो इसमें अभी हम आपको बताएंगे, कौन से फिजिकल हैंडीकैप कैसे क्या चीज़ें होंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, यहाँ पे वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, हालांकि बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो सभी का सेंटर वाला सर्टिफिकेट ही माना जाएगा, कोई भी स्टेट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। और एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो है आपका ओबीसी है और आपके 82 मार्क्स हैं या 87 मार्क्स हैं, ओबीसी वालों को 82 मार्क्स लेके आने पड़ते हैं, लेकिन ये आपका वैलिड तभी होगा जब आप जो है सेंटर सर्टिफिकेट आपका होगा ओबीसी का। ठीक है, या फिर एससी का हो या फिर एसटी का हो, जो भी आपके मार्क हैं, ठीक है, वो आपका आपके कास्ट का जो है सेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्टेट सर्टिफिकेट है तो वैलिड नहीं होगा, तो इसीलिए अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए, उसके बाद में फॉर्म अपलोड कीजिए। नहीं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, और जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो अगर आपके 82 या 87 मार्क्स अगर आपके हैं, तो सबसे पहले आप सेंटर का सर्टिफिकेट बनवाइए, तभी आपके जो नंबर हैं वही आपके वैलिड होंगे। ठीक है, आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया होगा आप। और यहाँ पे जो अब आते हैं एलिजिबिलिटी पे, तो एलिजिबिलिटी में सब सिंपल सी वही चीज़ है जो भी हमेशा थी, बस इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो है, एक इफ़ एंड बट का है सीन यहाँ पे है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या है यहाँ पे बीएड को लेकर के। ठीक है, यहाँ पे सीन चीज़ वही है कि आपका सीनियर सेकेंडरी 2 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, बीएड में 50% मार्क्स होने चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरे 49.9% है। देखो, आपके 49.9% हैं या जो भी हैं, ठीक है, उसमें आपको, अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन गेजेटेड नोटिफिकेशन है, उसमें निकाला गया था कि जिन लोगों का ओबीसी है या एससी एसटी है, उनको जो 50% मार्क्स हैं उनको 45% मार्क्स में वो वैलिड हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। यहाँ पे जो जनरल मार्क्स मांगे हैं उन्होंने 50% मार्क्स मांगे हैं, तो मैं यहाँ पे एकदम श्योर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये मान के चलिए अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपके 45% मार्क्स जो हैं वो माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल वालों के लिए जो भी है वो सामने लिखा हुआ है, आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने बीएलएड किया होना चाहिए, या फिर आपका 1 साल का 2 साल का जो है स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बीएड वाले बच्चे। तो बीएड वाले बच्चों का क्या है, यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि बीएड वाले बच्चे बिल्कुल वैलिड हैं। ठीक है, और लेकिन उनको ये करवाया जाएगा जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के बाद में उनको एक जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, 6 मंथ का उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आपको सीटेड क्वालिफाई आपका होना चाहिए। देखिए, यहाँ बहुत से बच्चे डाउटफुल हैं कि सर सीटेड जो है 2022 का अपियरिंग, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन एक नहीं 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे को मिल रहा है तो मैं उसको लिंक जो है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट करेगा वो कि सर मुझे मिल रहा है, मैं उसको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दे कि मतलब जो सीटेड 2022 वाले हैं वो अपियरिंग है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन को कम से कम 1 से 2 बार नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो सीटेड अपियरिंग बच्चे हैं वो फॉर्म फिल
फिल कर सकते हैं। जो क्वालिफाइड है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वालिफाइड, ना कि अपियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफाइड लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि आपका सीटेट पास होना चाहिए और पेपर 1 के लिए पास होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 पास है, पेपर 1 पास नहीं है, तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ओके। और प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपको बात मतलब पढ़ाने के लिए आपको आना चाहिए, ओके। नॉलेज आपका होना चाहिए कंप्यूटर का, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके इसमें 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉलेज के, ओके। अब यहाँ आते हैं बीएड कैंडिडेट्स को लेकर के। बीएड कैंडिडेट यहाँ पे एक यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन, ये एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। इनका बस इतना ये कहना है कि जो बीएड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे सीन ये है कि वो डिपेंडेंट हैं हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे। अगर वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो डिसाइड करता है कि आप मतलब वैलिड नहीं होंगे बीएड के पीआरटी के लिए, ठीक है, जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए वैलिड नहीं होंगे, तो उनको बाहर किया जा सकता है। लेकिन बिलीव मी 99% चांस है, 99.9% चांस है कि बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए आरटीई एक्ट 2019 जो सॉरी 2009 का जो आरटीई एक्ट है उसमें आई थिंक करेक्शन करके, मतलब करेक्शन करके, आई थिंक नहीं मैं श्योर हूँ, उसमें करेक्शन करके ही बीएड वालों को इसमें मतलब वैलिड किया गया है। तो मुझे लगता है सेंट्रल का जो वो रहेगा, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सी बात है, अगर वो डिनाई कर देता है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल ने ऐसा अब जो है करेक्शन किया है, तो ये मान के चलिए कि बीएड वाले जो है बच्चे हैं वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एज रिलैक्सेशन की। देखिए एज यहाँ पे जो है SC ST का वो 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, अदर बैकवर्ड का 3 साल का रहेगा, और वुमेंस के लिए जो है वो 10 साल का रहेगा, ठीक है। देखिए आपको ये 10 साल 3 साल और 5 साल का तभी मिलेगा, देखिए यहाँ पे कैटेगरी ऑफ पर्सन है रिजर्वेशन, तभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जब आप इन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जनरल वालों को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। केवीएस एम्प्लॉयज़ जो हैं इनको कोई एज बार नहीं मिलेगा, ओके। और बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको 5 साल का दिया जाएगा रिलैक्सेशन। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पे SC ST OBC जनरल यहाँ पे तीनों के लिए है, ठीक है। जनरल के लिए 10 साल है, OBC के लिए 13 साल है, और SC ST के लिए 15 साल, ओके। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी है, ओके। तो यहाँ पे अपना आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि OBC वगैरह जो भी डिसाइड होगा SC ST, ये आपके सेंट्रल के सर्टिफिकेट से डिसाइड होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे ST का भी है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी, इनका भी जो रहेगा वो आपका अगर है, ठीक है, मतलब आपका ये सेंट्रल वाला नहीं रहेगा, जो भी आप जिस स्टेट में रहते हैं वहीं से ही वैलिड माना जाएगा। और यहाँ पे वो क्योंकि ये सेंट्रल का ही है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, स्टेट में बस केवल बनाए जाते हैं। और इसमें ये रहेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये जारी किया गया हो, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो ऑफ रैंक ऑफ तहसीलदार, मतलब तहसीलदार होना चाहिए वो, ठीक है। उससे कम अगर कोई मतलब ये ऑफ जो है जारी करता है तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इतने लोगों को थ्रू जारी अगर होता है आपका EWS सर्टिफिकेट, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट ऑफ PRT, a valid seated certificate issued by CBSE on or before the last date of application is an essential eligibility criteria। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपियरिंग वाले हैं तो डाल सकते हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि PRT वाले बच्चे वैलिड रहेंगे तब तक के लिए जब तक कि एप्लीकेशन इज एन एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लास्ट डेट, मतलब जो 26 दिसंबर लास्ट डेट है, अगर आप तब तक जो है सीटेड सर्टिफिकेट आपके पास में वैलिड अगर रहता है, अगर आप पास हो जाते तब तक, मतलब ऐसा कुछ समथिंग होता कि 26 से पहले आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता, आपका रिजल्ट आ जाता सीटेड का, और आप पास हो जाते, तब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट लिखी हुई है, यहाँ पे अपेयरिंग का कोई भी ऐसा सीन नहीं, जो कि कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हैं, इन्होंने कहा है उन्होंने कहा है, लेकिन अभी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो था वो 2018 में था, ठीक है, इस बार ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, ओके। अब यहाँ पे आप अपना जो है स्टेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप अपनी चॉइस जो है वो फिल कर सकते हैं, 3 चॉइस आपकी रहेंगी, इसमें से जो भी आप चाहेंगे जल्द से जल्द अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है सिंपल सी बात है मिल जाएगा पहला वाला ही। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हैं तो सेकंड या थर्ड आपको उसमें मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फ़ीस की, तो फ़ीस की मैंने आपको बता ही दिया है, SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 फीस है, ठीक है। और अगर एक बार फीस हो जाती है सबमिट तो आप उसको रिफ़ंड नहीं करवा पाएंगे, तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से फॉर्म फिल करना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आपका दोनों फॉर्म, मतलब लिखा है इन केस ऑफ मोर देन वन application submitted by candidate for a post,
बोथ द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्टेड एंड फीस सेल बी फोर्टिफाइड। मतलब अगर आप गलत फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे, बोथ द एप्लीकेशंस, ठीक है, बोथ एप्लीकेशन, अगर आप जो फॉर्म फिल कर सकते हैं पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है, दोनों आपका रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान से फॉर्म फिल करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जैसे कि आप समझ सकें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप फॉर्म गलत फिल कर सकते हैं, दोनों फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो पहला फॉर्म फिल करना है वो अच्छे से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करेक्शन वाला भी इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे सीबीटी बेस्ड होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। ओके, और अगर आप आंसर की जब जारी हो, अगर आपको आंसर की को चैलेंज करना है तो 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट ये है, ठीक है, प्लीज़ नोट दैट नो चेंजेज ऑफ कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, जेंडर etc विल बी परमिटेड एनी स्टेज आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इन तीन चार चीज़ों में जो भी हैं इसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। द रिजल्ट विल बी प्रोसेस्ड कंसिडरिंग द डिटेल्स लाइक कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ etc विच हैज़ बिन इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो रहेगा आपका, आपने जो फिल किया है वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक ही चांस मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार गलत हो गया तो आप दोबारा फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे सेम चीज़ के लिए। बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया है, वो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा मैं ऐड अप कर रहा हूँ, और वो ये है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस था पीआरटीज़ के लिए, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंजेस आए हुए हैं। चेंजेस ये थी कि उसमें पहले क्या था, साइंस था, ठीक है, लेकिन इस बार जो है साइंस को हटा दिया है, ठीक है। ये 2022 का पूरा पीआरटी का सिलेबस है, ठीक है, देख रहे हैं आप। जो सब्जेक्ट कंसर्न जो सिलेबस इसमें दिया हुआ था ना, वो आपका जो है पीआरटी का सिलेबस था, उसमें चेंजेस ये हुए हैं कि साइंस को हटा दिया है, ठीक है। अब आपको साइंस नहीं पढ़नी है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और हर टॉपिक से, मतलब हर सब्जेक्ट से इंग्लिश और हिंदी और मैथ और ईवीएस, इनसे 20-20 क्वेश्चन आएंगे। 4 टॉपिक हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है, और ये आपका हिंदी का हो गया। जैसे कि हिंदी में आपके जो 20 क्वेश्चन हैं, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपका टॉपिक देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी का रहेगा, ठीक है, ये हिंदी का रहेगा, और हिंदी में भी सेम वही चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आप ये ज्योमेट्री देख सकते हैं, ज्योमेट्री में इतने टॉपिक रहेंगे। और उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस, EWS में जो रहेंगी चीज़ें ये रहेंगी। और EWS के जो टॉपिक हैं वो ये हैं, ठीक है। इनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जो हैं सब्जेक्ट्स हैं ये, इसमें आपके 80 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, मतलब आपके 80 नंबर आप इसमें बनेंगे, और तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मैं इसका अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।